नमस्कार सबको। आज सॉल्यूशन चैप्टर का जो थ्योरी है हम लोग लास्ट करने जा रहे हैं और जो न्यूमेरिकल आ रहा है सबका उसको इकट्ठा कर रहे हैं। अगले क्लास में उसको सबको डील कर देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो तत्कालिक हम लोग दो टॉपिक यहाँ बचा हुआ है, उस दोनों टॉपिक को देखें, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर को क्लोज कर दें। तो हम लोग चलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज and abnormal molecular mass। तो कहता है कोई भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को जब मिलाते हैं, सॉल्यूट को जब घुलाते हैं, सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो सॉल्यूशन तैयार करने में हमको सॉल्यूट का जब नेचर को देखते हैं तो अलग अलग सॉल्यूट नजर आता है। कहीं जाकर के जो है कि बढ़िया से डिजॉल्व नहीं हो रहा है, कभी बढ़िया से डिजॉल्व हो रहा है। इसके अलावा कुछ कंपाउंड ऐसा है जो वोलाटाइल है, कुछ कंपाउंड है नॉन वोलाटाइल है, कुछ कंपाउंड ऐसा भी है जो जाकर के जो है कि वहां पर क्या हो रहा है कि जाकर डिसोसिएट नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, विखंडन नहीं हो रहा है। और कुछ कंपाउंड जो है टूट रहा है, जैसे नमक टूट जाएगा, चीनी नहीं टूटता है, चीनी का पार्टिकल नहीं टूटेगा, लेकिन नमक का पार्टिकल जैसे हम डालेंगे तो नमक वहां पर सोडियम क्लोराइड जो है Na+ और Cl- के रूप में टूटेगा। अर्थात जितना भी आयनिक कंपाउंड है या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के पश्चात वो आयनीकृत हो जाता, आयन के रूप में विघटित हो जाता है। जबकि सॉल्यूट पार्टिकल जो है, जो नॉन डिसोसिएटेड है, वो आराम से उसी में रहता है। जैसे चीनी है वो डिसोसिएट नहीं होता है तो वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ रहता है। तो जो कि डिसोसिएट नहीं हो रहा है उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जरा भी चेंजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नहीं होगा। लेकिन जब कोई पदार्थ डिसोसिएट होने वाला कंडीशन में है अर्थात डिकम्पोज हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में वैसे कंपाउंड का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जैसा होना चाहिए वैसा होगा नहीं, कुछ न कुछ चेंजिंग होगा। तो जो चेंजिंग होगा उसी को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसका मोलिकुलर वेट जितना होना चाहिए उतना नहीं होके ज्यादा या कम हो जाए तो वो कहलाएगा एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। आई बात समझ में कि जो डिसोसिएट होने वाला हो अर्थात आयनिक सॉल्यूट हो या पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट हो उसके लिए बात हो रही है। जो नॉन पोलर है उसके लिए बात नहीं है, यूरिया के लिए बात नहीं हो रही है, ग्लूकोज के लिए बात नहीं हो रही है, सुक्रोज के लिए बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये सब कंपाउंड जो है आयन के रूप में टूटता नहीं है। तो इसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन यदि जाकर के कोई डिसोसिएट होने वाला कंपाउंड हो, टूटने वाला कंपाउंड हो, तो वैसे कंपाउंड का जो कैरेक्टर है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है या मोलिकुलर मास है, ये सभी वो जाकर के जो है कि इस प्रकार से मतलब कुछ न कुछ चेंजिंग होगा। जितना नॉर्मल होना चाहिए वो नॉर्मल नहीं होकर के एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल का मतलब हो गया अब सामान्य, मतलब जो सामान्य नहीं है, सामान्य से हटके है। तो सामान्य से हटके किसका होगा? जो डिसोसिएट होने वाला कंपाउंड हो, जो आयन के रूप में विघटित होने वाला कंपाउंड हो, उसके लिए अर्थात उसका जाकर के जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या उसका जो मोलिकुलर मास है वो डिसोसिएट माने वो चेंजिंग होगा, उसी को कहेंगे हम लोग एबनॉर्मल
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या एबनॉर्मल मोलेकुलर मास। Since for non-ionic solute colligative properties of solution are not changed, but for ionic solute or polar covalent solute colligative properties of solute are changed, which are called abnormal colligative properties. During this phenomenon, molecular mass of solute is either increased और ऐसा करते हैं either increases or decreases. So such changed molecular mass of solute is called abnormal molecular mass। तो इस प्रकार से जो चेंजिंग होगा उसको कहेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजिंग होगा तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और मास में जो चेंजिंग होगा मोलिकुलर मास में वो कहलाएगा एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। लेकिन शर्त वही है, वो किसके लिए, तो आयनिक सॉल्यूट होगा या पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट रहेगा, उसके लिए चेंजिंग होगा। नन आयनिक अर्थात नन पोलर जो भी कोवेलेंट कंपाउंड है उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो फॉर्मूला हम लोग पीछे देख चुके हैं वही फॉर्मूला काम करेगा, उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आते हैं पोलर वाला में और आयनिक वाला में तो इसमें कुछ चेंजिंग होता है, और वो चेंजिंग क्या होता है तो वो इसके लिए एक फैक्टर आएगा, और वो फैक्टर का मान
0 से ज्यादा अक्सर, या 1 से कम या 1 से ज्यादा के लगभग में रहता है। जैसे मान लीजिए कह सकते हैं हम लोग 0.8 रहा या 1.2 रहा, 1.4 रहा, मतलब 1 से ज्यादा या 1 से कम कुछ भी हो सकता है। तो उस फैक्टर को यहाँ पर हम लोग कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। अब वो फैक्टर उस फॉर्मूला में इंक्लूड होगा और तब जाकर के जो है कि नया फॉर्मूला बनेगा, किसके लिए? आयनिक और पोलर कोवेलेंट के लिए। फॉर्मूला सब कुछ वही रहेगा, बस हल्का सा खाली फैक्टर इंक्लूड होगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो जितना नॉन पोलर था उसके लिए हमको फॉर्मूला कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पोलर आ रहा है या आयनिक आ रहा है तो उसके लिए एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, तो उससे बचने के लिए हम लोग उसका रियल में ज्ञात करें तो उसमें एक फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो जाकर के जो है कि हमको काम दे देगा। तो देखते हैं। Want of factor तो वांट है ऑफ फैक्टर किसको कहते हैं? तो जब हम लोग जान चुके कि आयनिक सॉल्यूट के लिए या पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल नहीं रहेगा, एबनॉर्मल होगा, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि थ्योरी कुछ और कह रहा है और प्रैक्टिकल कुछ और कहेगा। थ्योरी मान कहेगा कि नहीं इसका 58 होगा, तो हो सकता है प्रैक्टिकल में 57.5 रहे, 58.2 रहे, कुछ भी, मतलब हल्का फुल्का यदि चेंजिंग आ रहा है तो वो जो चेंजिंग हो रहा है तो उसका जाके यहाँ पर कंसिडरिंग करें कि क्या होने वाला है। तो हम लोग इसके लिए चलते हैं। फॉर आयनिक और पोलर कोवेलेंट solute, we know that abnormal colligative properties and abnormal molecular mass are obtained that is for such solution theoretical and practical values of colligative properties are found as different, अलग अलग पाया जाता है। So the ratio of practical value of colligative properties of solution and
theoretical value of colligative properties of solution is called Van 't Hoff factor. That is Van 't Hoff factor equal to practical value of colligative properties divided by theoretical value of colligative properties Van 't Hoff factor is denoted by a small I, छोटी I के द्वारा दर्शाते हैं वान 't Hoff फैक्टर को। अब एक बार समझ लें कि मैंने यहां पर देखा कि आयनिक और पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट जो है उसके लिए एबनॉर्मल कैरेक्टर पैदा होगा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पैदा होने वाला है। तो वैसे कंडीशन में कहता है ऐसा सॉल्यूशन जो है कि इसका थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है वो आपस में समान नहीं होता है, सब डिफरेंट होता है। तो वैसे स्थिति में कि रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिकल वैल्यू और उसका थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, वान 't Hoff फैक्टर। मतलब वान 't Hoff फैक्टर बराबर हो गया प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो भी हमको यहां पर दोनों का रेशियो होगा, जो नन आयनिक होगा, जो जस्ट मैंने बोला नन पोलर या नन आयनिक कंपाउंड कोई भी है, ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह सब, यूरिया वगैरह सब के लिए, तो उसके लिए दोनों बराबर रहता है और दोनों जब बराबर रहता है तो आई का मान 1 होता है। ठीक है, जस्ट हम बाद में नोट पे लिखा देंगे। लेकिन आयनिक कंपाउंड जो होगा उसके लिए प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ अलग होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ हो, ज्यादा का अंतर नहीं, हल्का फुल्का का अंतर रहता है। वो दोनों वैल्यू हमको यहाँ पर जाके जो है कि हमको डिफरेंट होगा। तो दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग वान 't Hoff फैक्टर बोलेंगे और इसको हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल आई के द्वारा। अब इसके लिए फॉर्मूला तैयार करते हैं हम लोग। अब यहां पर देखते हैं, therefore I will be equal to practical relative lowering in vapor pressure divided by theoretical relative lowering in vapor pressure और
I इक्वल टू डेल्टा P बाय P नॉट A प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय डेल्टा P बाय P नॉट A थियोरेटिकल। सिमिलरली अब इसी प्रकार से और तीनों के लिए हम लोग देख लें। I विल बी इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थियोरेटिकल। और I विल बी इक्वल टू डेल्टा TB प्रैक्टिकल बाय डेल्टा TB थियोरेटिकल। I will be equal to depression in freezing point practical divided by depression मैंने हर चारों में देखेंगे ये सब बात। फ्रीजिंग पॉइंट थियोरेटिकल और I इक्वल टू डेल्टा TF प्रैक्टिकल बाय डेल्टा TF थियोरेटिकल है। एंड I इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चारों का चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पर आ गया। अब यहां पर I इक्वल टू पाई प्रैक्टिकल बाय पाई थियोरेटिकल। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है जो प्रैक्टिकल वैल्यू है दोनों को वहां पर रख देंगे तो I का मान किसी भी सॉल्यूशन के लिए आराम से ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। समझ गए आप लोग? अब आगे बढ़ाते हैं इसको। यहां पर देख लिए हम लोग कि जितना भी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबका प्रैक्टिकल वैल्यू बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। अब हम लोग ये भी तो जानते हैं पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है MB का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसके आधार पर उसका MB भी चेंज होगा। बट we know that कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चारों में से कोई भी सब में हम लोगों ने देखा 1/MB बोले तो मोलेकुलर वेट किसका ऑफ सॉल्यूट का। ये हम लोग जान रहे हैं। तो देयरफॉर I विल बी इक्वल टू MB उल्टा चलेगा यहां थ्योरेटिकल अब बाय MB प्रैक्टिकल।
ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट, उसका जो है थ्योरेटिकल वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों का हमने वहां पर देख लिए, उसके हिसाब से काम यहां पर करेगा, अपोजिट चलेगा हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। नॉट फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन आयनिक सॉल्यूट theoretical colligative properties becomes equal to, ये नोट हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिव सब में भी फंसाता है, therefore I will be 1 for non-electrolyte और non-ionic सॉल्यूट। तो जितना भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन आयनिक सॉल्यूट होगा उसके लिए I का मान क्या होगा, 1 होगा, जो पीछे चर्चा की हम बता देते हैं आगे, तो यहाँ नोट करा दिए। थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और प्रैक्टिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसका बराबर होता है, उसका कोई चेंजिंग होता नहीं, एबनॉर्मल होगा नहीं, तो वैसे कंडीशन में उसका I का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ऑब्जेक्टिव में भी नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी दिमाग पूछ देगा कि कहेगा फॉर ग्लूकोज वांट ऑफ फैक्टर विल बी, ग्लूकोज के लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान क्या होगा, फॉर सुक्रोज, फॉर यूरिया, इस ढंग का कोई भी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है सॉल्यूट, तो उसके लिए हमको वांट ऑफ फैक्टर का मान पूछा जाए तो 4 चॉइस रहेगा, I इक्वल टू 1, I इज लेस देन 1, I इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोग कहेंगे I इक्वल टू 1, और ये थ्योरेटिकल वैल्यू कोलिगेटिव उसका जो है प्रैक्टिकल वैल्यू के बराबर होगा। अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को, ड्यू टू want of factor formula of ionic solute will be changed also। देखते हैं, एक तरफ देखते हैं नॉन आयनिक सॉल्यूट, एक तरफ देखते हैं फॉर आयनिक सॉल्यूट। तो चारों फॉर्मूला को देखेंगे हम लोग, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा जो हम लोग देखें वहां पर डेल्टा P बाय P नॉट A इक्वल टू XB, और इसका लास्ट फॉर्मूला निकला था WB इंटू MA, WA इंटू MB। इसका जो फॉर्मूला निकलेगा तो यहां जो होगा डेल्टा P बाय P नॉट A इक्वल टू I इंटू XB, दैट मीन्स I जो वांट ऑफ फैक्टर है इंटू WB इंटू MA
WA इंटू MB। दूसरा फॉर्मूला डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M या KB इंटू WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA ये था। इसके लिए जो होगा डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M और I इंटू KB WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA। बस जरा जरा सा का अंतर आएगा। डेल्टा TB TF तो KF इंटू M, तो यहां पर KF इंटू WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA देखते थे। यहां पर जो होगा डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, I इंटू KF इंटू WB इंटू 1000 MB इंटू WA। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई इक्वल टू सीधा था SCT या S इंटू NB इंटू T बाय V या S इंटू WB इंटू T MB इंटू V। और यहाँ पर जो होगा इसके लिए पाई इक्वल टू I इंटू SCT I इंटू S NB इंटू T बाय V। सब में खाली I मल्टीप्लाई होगा। I इंटू S इंटू NB इंटू T, सॉरी NB के जगह पर WB और डिवाइडेड बाय MB इंटू V। तो ये जो है चारों फॉर्मूला में डिफरेंसेस होगा नॉन आयनिक के लिए और ये आयनिक के लिए। तो इसको दिमाग में रख करके सवाल को बनाएंगे तो सारा सवाल बनेगा। क्लियर? इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस वान टॉप फैक्टर को और थोड़ा सा अप्लाई करते हैं कि ये I का मान निकलेगा कैसे, I का मान कहां से लाएंगे हम लोग। तो उसको जानने के लिए हम लोग को देखना होगा कि जो यहाँ पर डिसोसिएट कर रहा है तो वो जाकर के जो है कि किस प्रकार डिसोसिएट कर रहा है, क्या क्या हो सकता है उसका कंडीशन, उसके लिए हम I का मान निकाल सकते हैं। देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं रिलेशन बिटवीन वान टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसको देख करके हम लोग आगे चलते हैं। लेट AN is an ionic solute which can be
dissociated as follows. an कोई कंपाउंड है तो यहां पर an टूट रहा है Na के रूप में। n इसका मॉलिक्यूल बता रहा है, कैठो मॉलिक्यूल में टूटेगा। जैसे मान ली O2 है तो उधर टूटेगा 2O, O3 है तो 3O। अब यदि यहां पर हमको KCl रहा तो ये टूटेगा K प्लस और Cl माइनस। तो यहां पर n का मान यहाँ 1 और यहाँ 1, तो n का मान 1 प्लस 1, नंबर ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन। तो इस प्रकार से हमको तोड़ना है और तोड़ के बताना है n का मान। कि जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर है MgCl2 तो ये टूट रहा है Mg प्लस 2, उधर तोड़ने के लिए बताए थे 2Cl माइनस। तो n का मान नंबर ऑफ कैटायन 1 और नंबर ऑफ एनायन 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। जो वहां पर हम लोग x y के रूप में तोड़ते थे ना, तो x का मान और यहाँ y का मान, दोनों का मान जो भी होगा अर्थात n इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं x प्लस y। तो वैसे स्थिति में कि x प्लस y का मान जो भी होगा हमको यहाँ पर लिख सकते हैं n का मान। Let initial amount of each substance तो इसका 1 मोल प्रति लीटर, इसका 0 मोल प्रति लीटर। प्रोडक्ट हम शुरू में भी बोले थे यह हमेशा 0 रहेगा। आफ्टर डिसोसिएशन के पश्चात 1 माइनस अल्फा, अल्फा मोल इसका टूट गया तो इसका हो जाएगा n अल्फा मोल पर लीटर। देयरफॉर टोटल amount will be equal to 1 minus alpha plus n alpha। तो ये हो गया वन प्लस n अल्फा माइनस अल्फा तो लिख ही सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। इतना लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही हो गया प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकली इतना हुआ और थ्योरेटिकली कितना लेके चले थे 1। देयरफॉर I will be equal to theoretical amount, sorry, practical amount by theoretical amount। and it will be equal to I equal to practical amount हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 बाय 1। और अब यहाँ पर 1 को यहाँ ले आए तो I ही रहेगा, इस 1 को इधर लाएंगे I माइनस 1 बराबर अल्फा इंटू n माइनस 1। देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू I माइनस 1 बाय n माइनस 1। ये रिलेशन हो गया। n तो निकालने हम जान चुके हैं, n तो हमको बस सिर्फ तोड़ेंगे तो उसे पता चल जाएगा। अल्फा और I दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, एक ज्ञात करना है।
आराम से ज्ञात कर सकते हैं। वेयर अल्फा इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विघटन की मात्रा, कितना मात्रा टूटा, 10%, 20%, तो वो जाके हमको जितना परसेंट टूटेगा, विघटित होगा, उतना हमको अल्फा की मात्रा हुई। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं और इसी अल्फा के सहायता से हम लोग आई का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। और आई का मान यदि अल्फा दिया रहेगा इतना परसेंट डिसोसिएट कर रहा है तो अल्फा का मान मालूम है, एन का मान हम मालूम यहाँ से कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन बचा क्या, आई, तो आई का मान यहाँ पर से डिटरमाइन करके और तब उस फॉर्मूला में यूज करेंगे तो हमको अपने आप सारा चीज सही से प्राप्त हो जाएगा। जस्ट आगे हम लोग सवाल देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये था जाकर के जो है कि हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर के बीच रिलेशन, तो इसको हम लोग एक बार देख लिए सब कुछ कैसे कैसे निकाले। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जब जुटने की कंडीशन में आए तो यहां पर लेट ए इज एन आयनिक सॉल्यूट व्हिच कैन बी एसोसिएटेड, जुटता हो, पॉलीमराइज्ड होता हो, अर्थात यहां पर एन मॉलिक्यूल इसका लेके चलेंगे और यहां पर बनेगा एन, उल्टा, जैसे 8 गो सल्फर लेके चले और उधर जाके बन रहा है हमको एसेट, पॉलीमराइज्ड हो रहा है, बहुलीकृत हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में वही जाके जस्ट उसका अपोजिट। अब यहां पर कोई विशेष दिक्कत नहीं है, यहां पर 1 मोल ये तो उतना ही रहेगा। यहां पर जाकर के जो है कि हमको कि इसका 1 मोल लेते हैं तो हमको यहां पर अल्फा लेना, इसका एन लेंगे तो एन अल्फा होगा, ठीक है, मतलब जितना होगा चूंकि फिर समझिए कि एन मोल लेंगे तो इसका अल्फा मोल लेना पड़ेगा, एन मोल में अल्फा, तो 1 मोल में कितना हो गया, अल्फा बाय एन, तो अल्फा बाय एन लिए तो इसका भी अल्फा बाय, नहीं इसका तो अल्फा ही प्राप्त होगा। अब यहां पर जाकर के जो है अल्फा बाय एन सिर्फ यहां पर अल्फा बाय एन प्लस अल्फा, जरा सा चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग यहीं पर, फिर बाद में क्या टेंशन ना हो। चलिए यहां पर देखते हैं, तो यहां पर इसका जो है 1 मोल पर लीटर लिए तो इसका 0 मोल पर लीटर है। अब यहां पर आफ्टर एसोसिएशन, जब एसोसिएट कर रहा है तो यहां पर इसका 1 माइनस अल्फा मोल पर लीटर। अब यहां समझिए, इसका n मोल लेते हैं तो उसका 1 बनता है, इसका अल्फा लेंगे तो इसका क्या होगा, अल्फा बाय n बनेगा ना, तो यहां बनेगा अल्फा बाय n मोल पर लीटर, मतलब इसका n मोल लेंगे तो इसका 1 मोल बन रहा है, तो अल्फा मोल लेंगे तो अल्फा बाय n बनेगा। अब यहां पर टोटल अमाउंट, या इसी को हम लोग प्रैक्टिकल अमाउंट कह सकते हैं, प्रैक्टिकल अमाउंट
इतना इक्वल टू हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, या 1 प्लस अल्फा बाय n माइनस अल्फा, तो रिजल्ट आया 1 प्लस अल्फा कॉमन है 1 बाय n माइनस 1। देयरफॉर I विल बी इक्वल टू प्रैक्टिकल अमाउंट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल अमाउंट। इतना हो गया 1 प्लस अल्फा 1 बाय n माइनस 1 बाय 1। देयरफॉर अब ये I माइनस 1 बराबर हो गया अल्फा इंटू 1 बाय n माइनस 1। तो फाइनली अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 बाय n माइनस 1, where अल्फा इक्वल टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये था टॉपिक इस चैप्टर का, द एंड हो गया। थ्योरेटिकल वैल्यू मैंने थ्योरी का सारा पार्ट हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगले क्लास में, कुछ अपना भी कुछ आपका भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।